नमस्कार, बाखबर में आपका स्वागत है। मैं हूं राघवेंद्र सिंह। बाखबर में आज हम बात करने जा रहे हैं पर्यावरण के बारे में। दरअसल पर्यावरण का मतलब जल से भी है, जंगल से भी है और ज़मीन से भी है। ये इसलिए भी है क्योंकि पर्यावरण दिवस पर 5 जून को मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा था कि माँ नर्मदा को बचाने के लिए अमरकंटक जो उनका उद्गम स्थल है उसे रिजर्व फॉरेस्ट घोषित किया जाएगा। ये मध्य प्रदेश सरकार के कैबिनेट का फैसला है जिससे अब लागू किया जाना है। इस फैसले के बहुत सारे मायनों में कुछ खास ये कि अब यहाँ का वन संरक्षित जो क्षेत्र है वो सुरक्षा के दायरे में आ जाएगा। यहाँ निर्माण और खनन की अनुमति अब नहीं दी जाएगी। जमीन की खरीदी बिक्री पर भी रोक लगा दी जाएगी और जो अमरकंटक का क्षेत्र है वहाँ निर्माण कार्य यानी सीमेंट के निर्माण कार्य भी बंद हो जाएंगे। नगर पालिका में वहाँ राजस्व भूमि है, उस पर भी अब पेड़ नहीं काटे जा सकेंगे। तो ये बहुत सारी बातें। उसके पहले आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में जून का महीना शुरू हो गया लेकिन गर्मी से निजात नहीं है। पानी की स्थिति ये कि इंदौर में जल संकट को लेकर एक गर्भवती महिला को इतनी चोट पहुंचाई गई कि उसके गर्भ में पल रहे 2 जुड़वा बच्चों की मौत हो गई। तो ये सब चीज़ें बताती है कि अगर नर्मदा नहीं बचेंगी तो कुछ नहीं बचेगा, ना जमीन, जंगल, ना जीवन। चर्चा शुरू करें उसके पहले सुनवाते हैं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा क्या था। पानी की नदियां जो हमारी हैं वो कल कल छल छल करके बहने लगे, भूजल का स्तर बढ़ जाए, पक्षियों को भी खाना दाना पानी मिले। जो ग्लोबल वार्मिंग का खतरा है, तापमान लगातार बढ़ रहा है, उसको हम कम कर पाए और समृद्ध विकसित मध्य प्रदेश बना पाए, यही आज का संकल्प है। तो कुल मिलाकर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने साफ कर दिया है। इस पूरी चर्चा पर हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर नर्मदा जी के लिए लंबे समय तक काम करने वाले पत्रकार राकेश दीवान जी भी टेलीफोन लाइन पर जुड़ गए हैं और मध्य प्रदेश के वरिष्ठ पत्रकारों में शामिल रघुवर गोहिया भी फोन लाइन पर हैं और स्टूडियो हमारे साथ मौजूद है पर्यावरण प्रेमी उमाशंकर तिवारी जी और भोपाल जो वॉइस ऑफ भोपाल के अध्यक्ष हैं विकास बोंद्रे जी। आप चारों का बहुत बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत में राकेश दीवान जी आपसे करना चाहता हूं। अब नर्मदा जी को बचाने की कोशिश हो रही है, इसमें कोई शक नहीं कि प्रधानमंत्री गुजरात के हैं और नर्मदा जी वहां जाकर समंदर में मिलती हैं और शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश के हैं और यहां से नर्मदा जी निकलती हैं। तो प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री दोनों मां नर्मदा के बेटे हैं और जहां तक राकेश जी आपका ताल्लुक है, आप भी नर्मदा जी के बेटे हैं। होशंगाबाद से आपका वास्ता, जन्मभूमि आपकी है और जहां तक मेरी बात है, मैं खुद नर्मदा जी के एक तरह से उनके आंचल में हम लोग पैदा हुए हैं। तो आपसे मैं शुरुआत कर रहा हूं कि जो बात नर्मदा जी को बचाने की हो रही है, पेड़ पौधों को और जंगल को बचाने की हो रही है, उसकी आज की तारीख में कितनी ज्यादा जरूरत है? राकेश जी। देखिए, अभी तो बातचीत का समय नहीं है राघवेंद्र भाई जी। अभी तो समय जो है वो बहुत सारे कार्रवाइयों का है और तत्काल वाली कार्रवाई। जैसे मैं बार बार कह रहा हूं कि इमरजेंसी है ये। अभी तमाम तरह की दुनिया भर से ये जो है ये वापस ठीक होने वाला परिस्थिति नहीं है। जैसे आज आपने टेम्परेचर देखा, अभी हम 40 और 45 के बीच में रहे हैं पिछले 2 महीने से। ठीक है, ये हम सोच रहे होंगे मेरे सामने तापमान को लेकर एक आंकड़ा ये भी है कि छतरपुर यानी बुंदेलखंड के निवाड़ी में 47 डिग्री टेम्परेचर है। जी हाँ, बिल्कुल। नहीं, मैं तो आपको एक औसत बता रहा हूँ कि 40 से 45 के बीच में हम पूरे मध्य प्रदेश में। और ये ठीक बात है कि खजुराहो में ज्यादा होता है, नौगांव में ज्यादा होता है, छतरपुर में ज्यादा, वहां टेम्परेचर इससे भी ज्यादा होता है, 47 भी होता है। लेकिन हम इस मुगालते में हैं, इस भ्रम में हैं कि ये टेम्परेचर वापस हो जाएगा ठीक, वापस हम 30 पर आ जाएंगे। लेकिन ये भ्रम जो है इसको लोगों को भूल जाना चाहिए। ये परिस्थिति अब बन चुकी है और अब इससे आगे ही बढ़ेगा। मतलब अगर आपके यहाँ भोपाल में 43 डिग्री है तो अब 45 ही होगा। 43 से 40 और 38 होने की संभावनाएं अब खत्म होती जा रही हैं बहुत तेजी से। अब भोपाल का भी मैं आपको बता दूं, सुबह 5:30 बजे 30 डिग्री टेम्परेचर, दिन में 45 डिग्री को छू रहा है। तो ये स्थिति है जी। तो ये जो परिस्थिति है, ये परिस्थिति रिवर्सिबल नहीं है। मतलब जैसे हम ये मानते, देखिए प्रकृति में हमेशा ये होता रहा है कि चीजें रिवर्सिबल होती हैं। जैसे जंगल आपने काट दिया और अगर थोड़े दिन के लिए छोड़ देंगे तो जंगल वापस आपरूप फिर से पैदा हो जाता है। तो प्रकृति तो हम हमेशा ही ये बहुत रिवर्सिबल रहती है। लेकिन हमने ऐसी परिस्थिति, अभी झगड़ा इस बात का है कि
कि आप रिवर्सिबल नहीं रहने दे रहे, आप ऐसे कारनामे कर रहे हैं कि वो इरिवर्सिबल हो जाएगी, ये पुनर्जीवित नहीं होगी। ये जो जंगल आपने काटा, ये पुनर्जीवित होने वाला जंगल नहीं है, क्योंकि आप जमीन इस प्रकार से बना रहे हैं कि वो जमीन को पुनर्जीवित करने की कोई संभावना ही नहीं है दूर दूर तक। इसलिए आज की तारीख में ये परिस्थिति इमरजेंसी सिचुएशन है, और दुनिया भर के बड़े वैज्ञानिक ये कह रहे हैं कि हमारे पास 10 साल है, कुछ लोग कह रहे हैं कि 10 साल है, कुछ लोग कह रहे हैं कि 20 साल है, 15 या 20 साल, मान लीजिए 15-20 साल। उनका कहना है कि इसमें पूरी दुनिया खत्म होने वाली है। मतलब ये आप समझ लीजिए, इसको लगता होगा बहुत मजाक ही, लेकिन ये 10-12 साल में, 15 साल में, और अगर आप चाहें इस संकट का आकलन करना चाहते हैं तो पिछले 10 साल का आप उठा के देख लीजिए इतिहास, कि 10 साल पहले हम भोपाल में कैसे रहते थे, 10 साल में हमने क्या बना दिया भोपाल को आज। तो इसलिए ये सिचुएशन इमरजेंसी सिचुएशन है, आपातकाल की परिस्थिति है, और इसमें बातचीत की गुंजाइश नहीं बची। अब निर्णय की बात होती है। अगर मुख्यमंत्री, ये जो मुख्यमंत्री ने कहा है, वो मुझे फिर से वही लगता है कि एक बहुत राजनीतिक टिप्पणी है उनकी, कि ग्लोबल वार्मिंग कम कर देंगे, लोगों के पास पानी आ जाएगा, फलाना। ये सब का समय नहीं है अभी उनको एक बाकायदा, अगर आपको जरूरत हो तो कानून ऐसे कड़े बनाइए कि जंगल काटना, जैसे मैंने पिछली बार भी आपसे कहा था कि जब कमलनाथ मुख्यमंत्री थे तो हम लोग उनसे मिलने गए थे, और उनसे हमने ये कहा था कि आप एक ब्लैंकेट ऑर्डर दीजिए कि मध्य प्रदेश में पेड़ नहीं कटेगा, खत्म, पीरियड, फुल स्टॉप। अब ऐसे में अगर आपको जरूरत पड़े, कोई बहुत इमरजेंसी आ जाए कि अब मरणासन्न है हम और पेड़ काटना ही पड़ेगा, तो उसकी कुछ कठिन शर्तें हों। लेकिन मुख्यमंत्री के स्तर पर यह निर्णय होना चाहिए कि अब आगे से एक भी पेड़ मध्य प्रदेश में नहीं कटना चाहिए, जो कटेगा उसको गंभीर दंड दिए जाएंगे, उसको गिरफ्तार करके जेल में डालेंगे, उसकी जमानत नहीं होगी, कोई को काटने की छूट नहीं होगी। तो इस प्रकार की इमरजेंसी अगर आपको समझ में आती है तब तो आपके बचने की संभावना है, वरना तो हमारे बचने की संभावना नहीं। और मजे की बात यह है कि हम सब समझ रहे हैं कि प्रकृति खराब हो रही, प्रकृति तो खैर जो भी है करा लेगी अपना, हमारी स्थिति जो है वो समाप्त होने की स्थिति है। बिल्कुल राकेश जी, आपने ठीक कहा कि इसमें अब एक्शन का वक्त है, क्योंकि बातों का समय निकल चुका है। और दूसरी खास बात है कि ये सीएम के लेवल पर निर्णय करने की बात है। मुख्यमंत्री खुद ये बताते हैं कि अप्रैल में सरकार ने ये फैसला कर लिया है कि अमरकंटक रिजर्व फॉरेस्ट घोषित किया जाएगा, वहां को निर्माण होगा। लेकिन जो आपने एक चीज और जोड़ी कि अगर पेड़ कटे तो फिर उस पर गिरफ्तारी भी होगी, उसको दंडित किया जाएगा। मुझे लगता है कि ये राष्ट्रीय सुरक्षा कानून की तरह, इसको जिसे शॉर्ट में कहते हैं कि एनएसए या रासुका, उसमें पेड़ काटने वालों को गिरफ्तार किया जाए और पेड़ काटना इतना कठिन हो जाए कि जब तक बहुत जरूरी ना हो लोग पेड़ ना काटे। मैं लौटूंगा आपके पास, क्योंकि आपने जो मुद्दे की बात की कि ये अब एक्शन का वक्त है, चर्चा का वक्त निकल चुका है। हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर रघुवर गोहिया जी भी है। रघुवर जी, इस पूरे मामले में, क्योंकि मामला बहुत संगीन है, आने वाले 10 सालों में जो स्थितियां कल्पना की जा रही है वो बहुत ही भयावह है। पानी को लेकर जो 2040 या 30 की बात हो रही थी कि युद्ध हो सकता है, हमें लगता है कि जीवन ही खतरे में पड़ जाएगा। आपकी राय? पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका आदरणीय राघवेंद्र जी। और मैं अभी आदरणीय राकेश दीवान जी को बहुत ध्यान से सुन रहा था जी। उन्होंने जो गंभीर मुद्दे उठाए हैं वो सिर्फ मां नर्मदा मैया के ही मुद्दे नहीं है, वो पूरे वैश्विक मुद्दे हैं। आप देखिए कि जितने भी जल स्रोत हैं, नदी नाले जहां जहां भी हैं, विभिन्न देशों, अपने देश में भी हैं, वो सब धीरे धीरे खत्म होते जा रहे हैं और हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं। हम एक असहाय की स्थिति में हैं। अभी मुख्यमंत्री जी के संदर्भ को लेकर बात हुई थी, बार बार यही बात आती है कि मुख्यमंत्री जी बड़े संवेदनशील है, तमाम चीजें हैं। आपको पता ही होगा कि लगभग 1312 किलोमीटर लंबी हमारी मां नर्मदा मैया है, जिसका एक बड़ा हिस्सा मध्य प्रदेश से निकलता है। लगभग 1077 किलोमीटर जो आंकड़े हैं, कम ज्यादा भी हो सकते हैं। जी जी। और अमरकंटक से निकल के खंबात की खाड़ी में नर्मदा मैया जो है विलीन होती हैं जी। लेकिन बात यही है कि हमारे सीहोर जिले में ही आप देखिए, होशंगाबाद, सीहोर जिला, तो नर्मदा मैया का कितना दोहन किया जा रहा है, रेत का अवैध खनन कितना किया जा रहा है, उसका व्यवसायीकरण जो कर दिया गया है, इस व्यवसायीकरण ने गंभीर खतरा पैदा कर दिया। जो यानी कि हम कहते हैं जो फेफड़े हैं हमारे, नर्मदा मैया के जो फेफड़े हैं, सीना है, उसे छलनी किया जा रहा है। क्या ये बड़े नेताओं को और बड़े प्रभावशाली अधिकारियों को दिखता नहीं है? आप देखिए ईशा फाउंडेशन के जग्गी महाराज पूरा
विश्व में पृथ्वी बचाओ मिट्टी बचाओ आंदोलन चला रहे हैं और शायद 10 तारीख को भोपाल भी आ रहे हैं, इंदौर जाएंगे फिर वो जी। तो बाहर के लोग आके तो हमारे मध्य प्रदेश में जागरूकता अभियान चला रहे हैं, लेकिन हमारे मध्य प्रदेश में सिर्फ चर्चा हो रही है, चिंता आप जैसे लोग कर लेते हैं, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन की बात अभी इसमें एक और तर्क आता है जो बहुत ही हास्यास्पद है। नदी से रेत निकालने वाले कहते हैं कि नदी से रेत निकालना जरूरी है, अगर नहीं निकालेंगे तो पैसे खर्च करके रेत निकलवानी पड़ेगी, इसलिए हम बिना पैसे खर्च किए नर्मदा जी से और बाकी नदियों से रेत निकलवा रहे हैं। इसलिए रेत निकालने से सरकार को फायदा है क्योंकि उसमें कोई पैसा खर्च नहीं हो रहा है। तो इस तरह के कुतर्क भी पेश किए जाते हैं। जी, कुतर्क पेश हो रहे हैं, वो तो अपने फेवर में, अपने फायदे में, अपने हित में सारे लोग देंगे, लेकिन जब सवाल पूरी मानव सभ्यता का है, मानव जाति का है, मैं तो पूरे मध्य प्रदेश को मां नर्मदा मैया के पुत्र पुत्री मानता हूं, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से अब मुझे ऐसा लगता है, आदरणीय राकेश दीवान जी काफी एक्टिविस्ट भी हैं और काफी जन आंदोलनों से जुड़े हुए, उन्होंने अगुवाई भी की है जी। मैं ऐसा समझता हूं कि हम जैसे लोग उनके साथ हैं और अब वाकई में कुछ करने की ही आवश्यकता है, और वो एक शांतिपूर्ण सविनय जन आंदोलन यदि नर्मदा मैया के संरक्षण के लिए, नर्मदा मैया के बचाव के लिए किया जाए, उसकी रूपरेखा बनाई जाए, तो मैं समझता हूं कि इससे बेहतर हो, इससे सार्थक कोई काम नहीं होगा। और मेरी हार्दिक इच्छा है कि ये राकेश दीवान जी की अगुवाई में हो और हम जैसे लोग उनके साथ रहें। जी, न केवल नर्मदा जी को बताने की जरूरत है बल्कि पेड़ लगाने की जरूरत है। पौधे लगाने का भी वक्त निकल गया है, अब आपको बड़े पेड़ लगाने पड़ेंगे ताकि वो जल्दी से पर्यावरण को सुरक्षित करने में शामिल हो जाए। मैं लौटूंगा आपके पास, हमारे साथ विकास बोंदिया जी भी हैं और उमाशंकर तिवारी जी भी है। मैं सबसे आखिरी मांगा विकास जी आपके पास। उमाशंकर जी, भोपाल झीलों का शहर है और भोपाल की जो बड़ी झील है वो रामसर साइट के लिए चुनी गई है, और इसके आसपास की जो मिट्टी है, भोपाल की जो झील के किनारे की मिट्टी है, वो बहुत ही विलक्षण है। उसमें बारिश का पानी सोखने की ताकत है और गर्मी में वो बारिश का पानी जो सोखा होता है उसको वो झील में छोड़ती है। अब उसके किनारे भरे जा रहे हैं, उसके किनारे कॉलोनियाँ काटी जा रही हैं। भोपाल की जो अंदर झीलें हैं छोटी छोटी, उनको भी कॉलोनाइजर अधिकारियों की मिलीभगत से भरकर वहाँ कॉलोनी काट रहे हैं, मकान बना रहे हैं। तो ये बहुत सारे संकट है। जंगल अब कट नहीं रहा, जंगल साफ हो रहे हैं। उमाशंकर जी इसमें बहुत सारा काम कर रहे हैं, आपकी राय? देखिए साहब, जो अभी आपने बताया जिस विषय को लेकर हम बात कर रहे हैं, जैसा अभी राकेश दीवान साहब ने और अकबर जी ने बताया और आगे विकास जी भी बताएंगे, निश्चित रूप से बहुत अच्छा हम लोग सब इस पर मनन कर रहे हैं और ध्यान भी है। अभी राकेश जी की बहुत अच्छी बात रखी कि अब बहुत कठिन समय है और वास्तव में अब सोचने वाली बातें ये हैं कि हम लोग नदियों को, तालाबों को और पेड़ों को, जंगल को जो सफाया कर रहे हैं, उससे अंत किसका होगा, बुरा किसका होगा। जैसे माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा, तो मैं ये समझता हूँ कि वो जो बोल रहे हैं उस पर वास्तव में अगर काम होगा तो बहुत अच्छी बात है। 2017 में भी मां नर्मदा को जीवंत नदी का दर्जा पहले तो हम मुख्यमंत्री जी को इस बात के लिए धन्यवाद दें, उनको बधाई दें कि उन्होंने नर्मदा जी की चिंता करके, क्योंकि मैंने शुरुआत में कहा था कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान नर्मदा जी के पुत्र हैं और प्रधानमंत्री भी नर्मदा जी के पुत्र, क्योंकि खंबाती खाड़ी गुजरात में जाके नर्मदा जी समंदर में जाके मिलती है। तो इसलिए शिवराज जी की जो भावना है, जो उनका फैसला है, उसके लिए उनको साधुवाद, लेकिन उस पर अमल भी हो जाए, ये हमारी भगवान से प्रार्थना है। जी, तो अमल के लिए बोल रहा हूँ साहब, ये एक बड़ी खूबी है, किसी भी पार्टी के राजनेता हों, वो जिस कार्यक्रम में जाते हैं वहाँ वैसा ही बोलते हैं, और उसके बाद जब अगर वास्तव में उस पर काम होगा तो जनता देखती है। और ये जनता का काम नहीं है, ये पूरे देश की सरकारों का काम है। जब पानी का संकट आएगा, जब अनाज का संकट आएगा, 2050 में अनाज खाने को, पेट भरने को भी नहीं मिलेगा, जो पूरे देश की और विश्व की समस्या हो जाएगी। पानी भी नहीं मिलेगा, इसको लेकर बहुत पहले से चेताया जा रहा है। मैं ये बताना चाह रहा हूँ, 2017 में भी नदी को, नर्मदा नदी को जीवंत का दर्जा दिया था। और अनिल माधव दवे जी को इस समय याद करूंगा, उन्होंने भी कहा था अगर पेड़ कटते रहे, पहाड़ और जंगलों को नाश कर दिया तो मां नर्मदा नहीं बचेंगी। लेकिन जब से लेकर अभी तक पिछले 5 सालों में ऐसा कोई भी काम हमें देखने को नहीं मिला है। जो एक सच्ची बात कहना चाहता हूं कि हमें उस पर काम होता दिखे, जहां पेड़ बचाने की बात हो। अभी फिर 1,32,00,000 पेड़ नर्मदा नदी के किनारे लगाने की बात हमारे वन मंत्री जी विजय शाह जी ने की है, बहुत अच्छी बात है। तो पेड़ आके लगाने की बात हो रही, तो वो पेड़ कब लगेंगे और उन्हें बचाने के लिए क्या योजना है, उस पर गंभीर जैसे मनन होना चाहिए। अगर उस पर पेड़ लगाए गए और जिन विभागों को जिम्मेदारी दी गई है वहां पे समय समय पर जाकर देखना चाहिए। नहीं, पेड़ तो बहुत लगते हैं, भोपाल में पेड़ लगाने वाले बहुत हैं, मध्य प्रदेश में पेड़ लगाने वाले बहुत हैं, और फोटो खिंचा के पेड़ कब सूख जाते हैं ये कोई देखने नहीं जाता। ये बहुत बड़ा नाटक चल रहा है, एनजीओ चल रहे हैं कई, और कई लोग दिखाते हैं और वो फोटो लेके पहुंच जाते हैं कहीं भी।
तो ये नहीं होना चाहिए। अब ये खेल खत्म होना चाहिए, क्योंकि नाटक बहुत हो गया। अब हमें धरातल पर आना पड़ेगा, क्योंकि अब जो संकट है, जो तो तापमान बढ़ रहा है। मैं एक और चीज कहना चाहता हूं, पेड़ तो सारे लोग लगाएं, लेकिन अपनी अपनी छतों को सफेद रंग से जरूर पोतें, अपने घरों को सफेद रंग से ज्यादा पोतें, और खासकर ऊपर जो छत होता है उसको सफेद करें, तो इससे भी तापमान रुकेगा। इस पे न्यूयॉर्क में काम शुरू हो गया, पिछले 18 साल से हम खुद प्रयोग कर रहे हैं। बिजली का बिल भी कम हो जाएगा और तापमान कम होगा। बढ़ते हुए तापमान को रोकने के लिए ये भी एक बहुत अच्छा वो है, साधन है। और हम लोग पीपल, नीम, आम, बरगद ऐसे पेड़ों को लगाएं और उन्हें पालें। जब हम बीमार पड़ जाते हैं तब हम बड़े से बड़े इलाज के लिए पैसा खर्च कर देते हैं, लेकिन लोग 1000 रुपए का या 500 रुपए का एक पेड़ आता है 8 फुट का, वो नहीं लगाते। केवल एक पेड़ लगा लीजिए आप देखिए, सरकार को कुछ करने की जरूरत नहीं, उस पेड़ को लगा लीजिए और 1000 रुपए आप आराम से खर्च कर सकते हैं। किसी शादी में जाते हैं, उपहार दे देते हैं आप 1-1.5 का, बच्चे की जन्मदिन की पार्टी में 10-20 हजार रुपए हम खर्च कर देते हैं। लेकिन आज जो बच्चा पैदा हो रहा है, अगर वो 28 साल का होगा, जिस दिन उसे पानी नहीं मिलेगा, उसे भोजन नहीं मिलेगा, 2050 में अब ज्यादा दिन नहीं है, 28 साल है, और जिनकी शादी आज हो रही है, जो फटाखे चला रहे हैं, मैं उनसे कह रहा हूं कि फटाखे चलाना बंद कर दें। सरकार भी जब जीतती है, हमारे राजनेता जीतते हैं, वो फटाखे आतिशबाजी चलाना बंद कर दें। माननीय मुख्यमंत्री जी ने खुद कहा है कि 50 का टेम्परेचर होगा, पक्षी टपक जाएंगे। जो परसों की उन्होंने मुख्यमंत्री जी ने बोला है, अगर वास्तव में पक्षी टपकेंगे तो हमारा भी खून जम नहीं पाएगा, हम लोग भी बहुत परेशान हो जाएंगे, जीना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए सबसे मैं निवेदन कर रहा हूं, पॉलिथीन लाना, डिस्पोजल बंद कर दीजिए। जी विकास जी, स्थिति बहुत विकट है और अब एक्शन की जरूरत है। जैसा राकेश जी ने कहा, एक्शन के साथ साथ निगरानी की भी जरूरत है। पेड़ तो लगाएं, लेकिन निगरानी भी करें, और नदी और जो तालाब के किनारे हैं उनको कॉलोनी कटने से बचाने की जरूरत है। अब इस पर आपकी राय। राघवेंद्र भाई, आप बहुत ठीक बात कह रहे हैं, और सभी पूरा पैनल हमारी इस बात को गंभीरता को समझ रहा है कि पर्यावरण संरक्षण की कितनी जरूरत है। आप देखिए, इस बात को आशा के साथ में पूरी दुनिया समझ रही है। देखिए, प्रकृति को संतुलन बनाने में बहुत समय नहीं लगता। हमने कोरोना के वो लॉकडाउन के 10-15 दिन देखे हैं कि कैसे खटाक से प्रकृति अपना संतुलन बना सकती है, भले मानव की उसमें हानि हो। लेकिन हमें दोनों को साथ रहना है, प्रकृति को भी, मानव को भी। तो इस काम को हम ही को करना पड़ेगा, जतन करके करना पड़ेगा। मुझे लगता है कि इस मामले में एक जागरूकता आई है, काम बेहतर चालू हुआ है, सरकारी स्तर पे भी और लोगों के स्तर पे भी। जो भोपाल शहर में या बड़े नगरों में पौधे की बिक्री का ही आंकड़ा आप देख लें तो बेहतर बना है। शहरों में पौधारोपण भी हुआ है, लोग उनसे, पौधों से मोहब्बत करते हैं। लेकिन एक विकट समस्या भी है जो आती है कि पेड़ की परवरिश बड़ी मुश्किल होती है। उमाशंकर जी खुद बता रहे हैं। एक आप देखेंगे, ये गर्मी का स्पेल थोड़ा लंबा खिंच गया है, तो लोगों के बगीचे के पौधे वो गमले में हों या जमीन में लगे हों, बहुत सारे नुकसान हुए होंगे। इस बात से हमें जूझना ही पड़ेगा। लेकिन नर्मदा की हम बात करें, भोपाल में नर्मदा का जल हम पी रहे हैं, तो नर्मदा नदी तो इतनी महान है कि अनेक दूर दूर के शहरों को अपना जल दे रही है, भले वो मानव प्रयासों से वहां तक गया हो, इंदौर हो, भोपाल हो। नर्मदा को जो जीवित खेतों की प्यास भी बुझा रही है, बिल्कुल यकीनन बुझा रही है। और ऐसे ही नहीं, जी। अच्छा, हमने तो उसको मध्य प्रदेश में हमने देखा है कि अंडरग्राउंड टनल से पानी जा रहा है, झाबुआ में खेतों में पहुंच रहा है। माइक्रो इरिगेशन हम नर्मदा के माध्यम से कर रहे हैं, 30 बड़े बांध बने हैं। लेकिन बात एक ही है, देखिए, कि नर्मदा में नंबर 1 पानी आ जाए, नंबर 2 उस पानी की शुद्धता बनी रहे, और तीसरा उसका एक अच्छे ढंग से, साफ नियत से उपभोग हो सके, तब तो मानव और मध्य प्रदेश के काम आएगा। तो तीनों के लिए सरकारों को भी प्रयास करना है। सरकार ने उसे जीवित नदी का दर्जा दिया है। आपके, हमारे सबके हाथ में एक कानून ऐसा दिया है जहां मां नर्मदा के लिए उसके जीवित इकाई होने का बताकर खुद भी कानूनी पहल कर सकते हैं। अगर कोई गलत काम हो रहा, गलत काम में केवल पेड़ कट के पानी नहीं पहुंचेगा नर्मदा को, वो नुकसान भी शामिल है। उसमें प्रदूषण हो रहा है, वो भी उसमें शामिल है। उसके आसपास अगर बसाहट गलत है, अच्छा, किसी भी जल के आसपास बसाहट होने का एक मानवीय दुष्प्रवृत्ति रहती है। जहां जल होगा वहां हम सोचते हैं कि मकान बन जाए, घूमने फिरने की चीजें बन जाए, तो बड़ा अच्छा एहसास लगता है। लेकिन इसमें ये भूल जाते हैं कि उसके दीर्घकालीन परिणाम क्या होंगे। हमें उस दीर्घकालीन योजना में यकीनन बहुत कठोर रहना पड़ेगा। दूसरी बात एक आई थी, पेड़ काटने से रोका जाए, बहुत उसके ऊपर आप भी बात कर रहे थे कि राष्ट्रीय सुरक्षा कानून जैसा कानून बनाया जाए। मेरा सोच जरा थोड़ा इसमें अलग है। मेरा कहना है कि हमें इस ढंग का इकोसिस्टम बनाना है
कि लोग पेड़ ज्यादा से ज्यादा लगाएं, पेड़ बहुत लगें, नर्मदा माँ ही नहीं, हर तालाब, हर नदी के आसपास पेड़ लगें, ताकि हमारे पास में काफी पानी जमीन के अंदर भी जाए और उस जलधारा में भी जाए। लेकिन अभी इकोसिस्टम केवल इससे नहीं बन सकता कि हम जो वर्तमान में पेड़ लगे हैं उनको काटने से रोक दें, क्योंकि ये अपने आप में हतोत्साहित करता है नए पेड़ पौधों को, खास करके निजी जमीन पे लगाने के मामले में। तो एक ऐसा हमें फ्रेमवर्क बनाना पड़ेगा। ये एक डिस्कशन का विषय हो सकता है कि बिल्कुल। जैसे लेकिन चर्चा की शुरुआत में राकेश जी ने कहा कि अब चीजें इतनी भयावह हो गई, इतनी बिगड़ गई हैं कि रिवर्सेबल नहीं है। राकेश जी, सरकारों का काम तो अपना होता है, लेकिन समाज को भी जागने की जरूरत है। जैसा रघुवर जी ने कहा था कि भले ही किसी की अगुवाई में, आपकी अगुवाई में, किसी की अगुवाई में ये अभियान चले कि नर्मदा जी के किनारे आसपास पेड़ लगाए जाए और उनको बचाया भी जाए। ऐसे ही अभियान बेतवा के किनारे हो, ऐसे ही अभियान क्षिप्रा नदी के किनारे हो। जितनी नदियां हैं, जितने तालाब हैं, झीलें हैं, आपकी राय? चूंकि चर्चा का वक्त कम हो गया है, मेरी सबसे आग्रह है कि एक एक मिनट में अगर बात पूरी करेंगे तो चारों साथी की 4 मिनट में बात पूरी हो जाएगी। राकेश जी। इस समय जो है अनिल माधव दवे को ही याद करता हूँ जी, जिन्होंने ये कहा था कि आप पेड़ लगाना छोड़िए, आप पेड़ काटना बंद कर दीजिए। बिल्कुल। और दुनिया में ऐसा, जो अभी हमारे एक पैनलिस्ट कह रहे हैं, दुनिया में कहीं ऐसा अनुभव नहीं है कि आपके पेड़ लगाने से जंगल खड़ा हुआ हो। कहीं नहीं हुआ दुनिया में, कहीं भी। ये सब टोटकेबाजी है कि हमने यहाँ इतने पेड़ लगा दिए, उतने पेड़ लगा दिए, वो बचते ही नहीं है, वो सब समाप्त हो जाते हैं। उसमें लाखों करोड़ों अरबों रुपया हम खर्चा करते हैं और एक तमाशा बना करके उसको गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में रख देते हैं। उससे किसी का कोई भला नहीं हुआ। आप जंगल काटना बंद कीजिए ना भाई। आप भोपाल में ही तय कर लीजिए कि अगले 10 साल में एक भी पेड़ नहीं कटेगा, खत्म। और फिर देखिए आप उसका नतीजा 10 साल बाद आपको समझ में आ जाएगा, खुद ही समझ में आएगा। प्रकृति अपने आप को करती है फिर से अपना पुनर्जीवित। लेकिन हम सोच रहे हैं कि हम बड़े इतने 30 मार का हैं कि हम जंगल भी बना देंगे, हम नदी को भी बहा देंगे, हम रेत भी खत्म कर देंगे, सब कर देंगे। ये ऐसे खुर्रमखा बनने की कोई जरूरत नहीं है। प्रकृति से अगर बात करनी है तो थोड़ी विनम्रता होनी चाहिए कि हम नहीं कर सकते पेड़ लगा करके, हम ये करने की कोशिश ना करें। हम केवल जैसी है उसको वैसा रहने दें और निर्णय ले लें कि हम अगले 10 साल प्रकृति के साथ हस्तक्षेप नहीं करेंगे, बस। और जैसा अनिल माधव दवे ने अपने भाषण में कई बार कहा ये बात कि भाई आप जो है जंगल काटना बंद कर दीजिए, आप लगाइए मत। सिर्फ अगर इतनी भी कृपा हो गई कि पेड़ ना काटे गए और नदी को या तालाब के किनारे कॉलोनियां ना बनाई गई, तब भी नदियां अपने आप को बचा लेंगी और जंगल, आपरूप जंगल पैदा कर लेंगे अपने भीतर से। इसमें सिर्फ मनुष्य की इतनी कृपा हो कि वो उसमें हस्तक्षेप ना करे। रघुवर जी, आपकी इसमें राय। लेकिन जो उमाशंकर जी ने जो बात की थी, राकेश जी, वो सिर्फ इसलिए कहा था कि वो खुद इस अभियान में लगे हुए हैं। हमने देखा है कि उमाशंकर तिवारी पेड़ लगाते हैं, पौधे नहीं, और गर्मियों में टैंकर से उसमें पानी देते हैं। उनका कहने का आशय ये कि घर के आसपास का वातावरण अगर आप ठीक कर लेंगे तो कम से कम शहर तो ठीक होगा। जंगल तो किसी के लगाने की बात नहीं, जंगल तो प्रकृति खुद लगाती है। जी रघुवर जी, बहुत संक्षेप में बातचीत। जी, सरकारों के भरोसे रहकर तो बहुत कुछ ज्यादा हो नहीं सकता है। सरकार तो अपने आंकड़े और उनके मकड़ जाल में उलझा देती है। मेरा तो सिर्फ यही कहना है कि प्रकृति को बचाना है तो बिल्कुल एक सही बात है कि पेड़ लगाओ, पेड़ बचाओ, ये अभियान होना चाहिए। और ये सरकारी स्तर पे कुछ भी नहीं होगा, ये जन जागरूकता अभियान के तहत ही होगा। शहर में, गांव में, मोहल्लों में अगर लोग अपने अपने शहर और गांव को बचा लेंगे तो वहां का वातावरण थोड़ा सा ठीक हो जाएगा। और जंगल की जहां तक राकेश जी ने बात की है, वही इसमें पर्याप्त है कि आप पेड़ काटना मेहरबानी करके बंद करिए। प्रकृति पेड़ तो अपने आप उगा लेगी। पुरुषोत्तम, उमाशंकर जी, बहुत संक्षेप में आपकी राय। पेड़ नहीं कटे ये अच्छी बात है, जंगल नहीं कटे, लेकिन जो कटते जा रहे हैं वहां लगाना भी जरूरी है। उससे टेम्परेचर रुकेगा और कहीं ना कहीं पेड़ ही बचाएंगे। ये कटु सत्य है, दुनिया का कटु सत्य बता रहा हूँ कि पेड़ ही बचाएंगे और प्रदूषण ना हो। उसके भी कई कारण मैंने बताए, पॉलिथीन, फटाके, इसको भी हमें रोकना होगा। और आने वाला समय जो है उसके लिए अब हम सब लोग एक साथ जुट जाएं और ज्यादा से ज्यादा पृथ्वी को हरा भरा बनाएं। और सरकार के भरोसे ना रहें। सरकार के बूते की बात नहीं कि वो बदलाव लेके आ सके जब तक कि समाज का आंदोलन उसमें ना जुड़े। विकास जी, बहुत संक्षेप में राय। सब सहमत हैं कि प्रकृति को बचाना है जी। अब इसमें सरकार का क्या रोल है, समाज का क्या रोल है, इसके लिए अलग अलग नीति हो सकती है। नियत सबकी बड़ी साफ है जी। देखिए, सरकार कानून बना सकती है। सरकार ने काम किया कि जीवित नदी का दर्जा दे दिया नर्मदा को। इस मामले में कोर्ट
ने भी अपनी मुखरता दिखाई थी। तीसरी चीज, अमरकंटक के आसपास जहां से नर्मदा निकलती है वहां के जंगल ना काटे जाएं, सरकार इसको भी लागू करने जा रही है। अब इन कानूनों का उपयोग कैसे करना, ये समाज को करना बिल्कुल। है। जंगल सरकार लगा सकती है, सरकार बचा सकती है, लेकिन बाकी शेष हमारे घरों के आसपास, हमारे कारखानों के आसपास तो जंगल साहब, जंगल जैसा परिसर हमें ही जंगल तो सरकार तो क्या कोई भी जंगल तो लगा नहीं सकता है। नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं राघवेंद्र भाई, इतनी भी निराशा का भाव नहीं है। निराशा की बात नहीं कर रहे। हमने सन 60 के दशक की भोपाल शहर की ईदगाह देवड़ी की फोटोएं देखी हैं और आज की भी देखी है। बहुत अच्छा हरा भरा हुआ है, बहुत हरा भरा काम हुआ है। हमने सिटी फॉरेस्ट भी डेवलप किए हैं। मुझे लगता है उस आशा के कार्य के साथ हमें आगे बढ़ना चाहिए। जी, समय की तंगी, लेकिन इतना जरूर है कि अगर पेड़ ना कटें तो भी पेड़ अपने आप सर्वाइव कर जाएंगे। लेकिन तापमान 50 डिग्री के आसपास जा रहा मध्य प्रदेश में, पानी को लेकर गर्भवती महिलाओं से मारपीट हो रही है, उनके गर्भ में जुड़े बच्चे खत्म हो रहे हैं, हत्याएं हो रही है, तापमान ज्यादा हो रहा है, जल स्तर नीचे जा रहा है। 1000 फीट के आसपास मध्य प्रदेश में जल स्तर चला गया है। भोपाल की बात करें, भोपाल के आसपास की, तो कुल मिलाकर स्थिति भयावह है। अब इसमें एक्शन की जरूरत है। बातों का मामला खत्म हो गया, समय निकल चुका है। बाखबर में आज सिर्फ इतना ही। चारों मेहमानों का बहुत धन्यवाद। कल किसी और मुद्दे पर बात करेंगे, तब तक बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए IND24।